अगर आप 50 लाख रुपए सेविंग्स अकाउंट में छोड़ रहे हैं तो आपने अपना साल का कम से कम भी मैं लगाऊं आज 7-8 लाख रुपए का नुकसान तो कर। एक हफ्ते में चांदी 27,771 रुपए महंगी। 1 किलो चांदी 2,28,000 की। 2025 में चांदी की कीमत 165% चढ़ी, यानी चांदी अकेले 2025 में 1,42,090 रुपए महंगी हो गई। ये करीब 80-85% गोल्ड और सिल्वर केवल और केवल पेपर पर ट्रेड हो रहा है। इसका मतलब अगर 100 किलो गोल्ड और सिल्वर ट्रेड हो रहा है तो उसमें से 80-85 किलो ना गोल्ड सिल्वर किसी के हाथ में जा रहा है, ना पेटी में बक्से में ना जा रहा है, ना किसी के पास आ रहा है। 2026 में भी क्या ऐसा ही होगा या 2026 में कुछ अलहदा कुछ अलग हो सकता है? ये जो सोने और चांदी का इस कदर बढ़ना है, ये खतरे की घंटी है। अच्छा। ये दोनों मैटर्स तब बढ़ते हैं जब कुछ लोगों को दूर से आता हुआ तूफान दिखाई दे जाता है। ऐसा कोई आने वाले वक्त में ऐसी कोई अलार्मिंग सिचुएशन नजर आती है? दो 2026 में इन्वेस्टमेंट की तैयारी कर रहे हैं ना, और आपको भी इंतजार होगा कि आपका अपना राष्ट्रवादी राशिद एक ऐसा एपिसोड लेकर के आए जिसमें समझदारी की बात हो, जिसमें सेंसेशन ना हो, जिसमें आपसे झूठे वादे ना किए जाएं, कोई झूठी रिकमेंडेशन ना दी जाए, और आप ये भी सोच रहे होंगे शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, सोना, चांदी, क्रिप्टो, इन सब में इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी आपकी क्या होनी चाहिए। अगर आप कमा रहे हैं 50,000, अगर आपकी तनख्वाह है 1 लाख, या फिर अपने व्यापार के जरिए आपके बचते हैं 1.5 लाख, तो आप इन्वेस्टमेंट की रणनीति क्या बनाएंगे 2026 में, आप ये भी जानने की कोशिश में होंगे, और मैं जानता हूं। तो सबसे पहले इस एपिसोड की मैं शुरुआत करूं उससे पहले एक वादा कि आपसे कोई झूठा और खोखला वादा नहीं किया जाएगा, आपको कोई झूठी तसल्ली नहीं दी जाएगी, किसी प्लान के बारे में नहीं बताया जाएगा, लेकिन समझदारी से आपको समझाया जाएगा कि शुरू से लेकर के आखिर तक यानी 365 दिन आप समझदारी से अपने पैसों की देखभाल कैसे करें, इन्वेस्टमेंट कैसे करें, अगर बचते हैं 10,000 रुपए तो कितना म्यूचुअल फंड या फिर SIP या SWP या सोना, चांदी, रियल एस्टेट, कहां पर आपको जाना चाहिए। और इसके लिए मेरे पास में सिर्फ एक ही ऐसी शख्सियत होती है जो क्रेडिबल है, जो विश्वसनीय है, और जिन्हें परिचय के लिए किसी एडजेक्टिव का इस्तेमाल मैं कभी भी नहीं करता। शरद कोहली जी, थैंक यू सो मच सर। नमस्कार, थैंक यू सो मच। आपके चैनल के फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को मेरे ग्रीटिंग्स। और शो शुरू होने से पहले आज मैं एक क्षमा मांगना चाहता हूँ। मेरा गला थोड़ा नासाज था तो आवाज़ इधर उधर जा सकती है, पर जो मैं बोलूँगा आवाज़ भारी रहे ना रहे उसमें वजन जरूर। आपकी बातों में वाकई में वजन होता है, और इतना वजन कि पिछली बार जो हमारा पॉडकास्ट था उसे बहुत प्यार मिला। और ठीक है, व्यूअरशिप शायद लाखों में है, कई मिलियंस में आपके साथ में मेरे शॉर्ट्स भी गए, लेकिन मैं सिर्फ इतने भर पर यकीन नहीं करता। यकीन उस कमेंट पर होता है जो कमेंट आपकी एक एक बातों पर आते हैं मेरे पास में। शुरू मैं करना चाहूंगा इन्वेस्टमेंट से ही, और शुरू मैं करना चाहूंगा कि सेविंग्स और अर्निंग के बीच का बैलेंस 2026 में किस तरीके का बनना चाहिए। देखिए, सेविंग्स और अर्निंग्स का बैलेंस, पहले तो मैं शुक्रिया करना चाहूँगा आपके उन लाखों लोगों का जो इतना प्यार देते हैं और अपने इतने व्यूज़ देते हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखते हैं। उनका मुझे नहीं लगता कभी हम उनका ये भार उतार पाएंगे किसी भी बात से, किसी भी सलाह से। सेविंग्स और अर्निंग्स की जो आपने बात करी उसमें एक थंब रूल है राशिद, जो मैं आपसे जिक्र करना चाहूँगा, और मैं उस रूल को बड़े बुलंद आवाज़ में मैं सबको बोलता हूँ। थोड़ा सा मुश्किल है इसको फॉलो करना, पर अगर आप कर दें तो आप दुआ ज़रूर देंगे मुझे, और जो जो समय बीतता जाएगा आपकी दुआएं बढ़ती जाएंगी। ब्यूटीफुल। पर मुश्किल ज़रूर है। मुश्किल ये है कि जैसे ही आपकी तनख्वाह, आपकी इनकम, जिस भी सोर्स से आपकी आमदनी होती है, जैसे ही वो आए उसको 80% मान लीजिए, ठीक है, उसका 20% उठा के एक दूसरे बैंक अकाउंट में रख दीजिए। ओके। और ऐसे बैंक अकाउंट में रखिए जिसकी चेकबुक, जिसका पासवर्ड, जिसका ATM कार्ड आपके पास ना हो। अभी मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि उसको आप छेड़े ना,
आसान भाषा में कहूँ तो मान लीजिए आपकी सैलरी 50,000 रुपये है, तो मान लीजिए कि 40,000 है। 10,000 रुपये जैसे ही वो सैलरी हिट करे, फौरन उस 10,000 को निकाल के एक तरफ कर दीजिए। अमूमन लोग क्या करते हैं, सेविंग उसको मानते हैं जो सब कुछ खर्च करके बच गया। ठीक है। और ये कभी बचता है, कभी नहीं बचता है, कभी कम बचता है, ज्यादा बचता तो मैं कहूँगी नहीं, ज्यादा बचता तो है ही नहीं। जैसे मैं ज्यादा बचता कहूंगा तो लोग एकदम से उछल पड़ेंगे कि कहाँ बचता है यार, बचने की गुंजाइश कहाँ है, यहाँ तो पहले ही कम पड़ जाती है। तो अंग्रेजी में एक शब्द इस्तेमाल करते हैं हम राशिद, उसको हम बोलते हैं फ्रूगल। अच्छा। थोड़े से कंजूस हो जाइए। यहाँ कंजूस में इसको अन्यथा ना ले, या कंजूस से मेरा मतलब वो मक्खी चूस वाले कंजूस नहीं है। कंजूस से मेरा मतलब है कि आप अपना गुजारा अगर 80% में करना सीख जाएंगे तो वो जो 20% कहीं जा नहीं रहा, आप ही के पास है। मैं तो उसको सिर्फ खो देने की बात कर रहा हूँ, ATM और उसके पासवर्ड्स और उसकी चेकबुक, शायद बैंक का पता भी कुछ साल के लिए। तो अगर आप उसको एक तरफ रख देंगे तो आप देखेंगे कि कुछ वक्त बाद आपके पास एक अच्छा खासा कॉर्पस बन जाएगा। और जो भी व्यक्ति दुनिया में अमीर बना है उसको उसी के पैसे ने अमीर बनाया है। उनको छोड़ देता हूं मैं जिनकी लॉटरी निकल आई, कौन बनेगा करोड़पति जीत गए, 7 करोड़ वाला जैकपॉट, या जिनको वसीयत में मिल गया जी। इन 2-3 कैटेगरीज को छोड़ देते हैं। बाकी ये तो इनकी गिनती तो उंगलियों पे कर सकते हैं। करेक्ट। बाकी जितने भी लोगों ने पैसा कमाया है उन्होंने पैसा अपने ही पैसे से पैसा कमाया है। आपका पैसा ही आपको अमीर बनाएगा, और वो आपका पैसा तो आप खर्च देते हैं सारा, तो आपको अमीर कैसे बनाएगा? वो तो आपको खर्चीला बना रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा आपको अमीर बनाए तो अपने पैसे का 20% निकाल के रखते जाइए, मेरे कहने से रखते जाइए। यानी वॉरेन बफे, बिल गेट्स, इलॉन मस्क, इन सभी को अमीर इनके पैसे नहीं बनाया, इनके पैसे ने बनाया, क्योंकि इन्होंने उस पैसे से कंपनियां बनाई, उस पैसे से निवेश किया जी। और वही, क्योंकि राशिद इसमें ऐसा है कि हम जनरली जब आपका आगे के सवाल ये जरूर होंगे कि भाई कितने % हम निवेश पे एक्सपेक्ट करें, 12%, 15%, 8%, 6%, 4%, या वो जो लल्लू सा सेविंग्स अकाउंट होता है 2.5-3% आजकल रह गया है उसका रिटर्न। मुझे तो एक शख्स अभी मिले कल परसों, और उनका मैं एक स्टेटमेंट देख रहा था, हमारे किसी कंपनी के क्लाइंट थे, 50-60 लाख रुपए सेविंग्स अकाउंट में पड़ा हुआ था। और मैंने देखा, उन्होंने मुझे बताया, मेरी टीम ने, 1 साल से पड़ा हुआ था। अब जिस व्यक्ति ने 50-60 लाख रुपए सेविंग्स अकाउंट, माना वो कमाते होंगे साल का 1-2 करोड़, पर आप साल का 1-2 करोड़ कमाते, इसका ये मतलब तो नहीं ना कि आप अपने पैसे को जाया करें। ठीक बात है। अगर आप 50 लाख रुपए सेविंग्स अकाउंट में छोड़ रहे हैं तो आपने अपना साल का कम से कम भी मैं लगाऊं, कम से कम 7-8 लाख रुपए का नुकसान तो कर लिया। कुछ नहीं करना था, आपको बैंक में फोन करना था और अपने रिलेशनशिप मैनेजर को बोलना था कि भैया मेरी FD बना दो यार इस पैसे की। यानी महीने के 70-80 हजार रुपए आपने गंवा दिए एक तरीके से। अब आपको उस पैसे की कदर नहीं है तो कल को फिर ये शिकायत मत करिएगा कि भाई यार जो बात होनी चाहिए थी कुछ साल बाद वो तो नहीं हुई, उसने तो इतना कमा लिया हमने। तो मुझे लगता है कि आपका जो सवाल था कि सेविंग्स और अर्निंग्स, तो सेविंग्स को खर्च मानिए, सेविंग्स एक खर्च है, और सेविंग सबसे जरूरी खर्च है। आपके मकान की किराए से भी जरूरी, आपके बच्चों की स्कूल की फीस से भी जरूरी। अब आप एकदम कान खड़े होंगे लोगों को, अरे बच्चों की स्कूल से फीस से जरूरी सेविंग्स को बता रहा है क्या? बच्चों की पढ़ाई से जरूरी हमारी सेविंग्स है। हाँ है, क्योंकि वही सेविंग्स आपके बच्चे को उच्च स्तर की पढ़ाई कराएंगी। वही सेविंग्स आपके बच्चे को कल को ऐसी पढ़ाई कराएंगे जिससे वो अपने आप को जिंदगी में कामयाब मानेगा। तो सबसे जरूरी खर्च खाने पीने से भी जरूरी, जैसे ही पैसा आए 20% अलग कर दीजिए, इसको जोड़ते जाइए। इसका क्या करना है वो अलग से बात करेंगे, फिलहाल पहले निकालना तो शुरू करिए। यानी पॉडकास्ट के शुरुआती हिस्से में आपको एक थंब रूल मिल गया है कि आप जितनी भी अर्निंग कर रहे हैं, जितने भी पैसे आपके पास में आ रहे हैं, तनख्वाह के तौर पर आ रहे हैं, व्यापार से बच रहे हैं, तो उनमें से 20% आपको अलग कर देना है। इन 20% को अलग करके आपको कैसे बैलेंस करना है, एसेट एलोकेशन क्या करनी है, ये भी शरद कोहली जी के जरिए हम समझेंगे। और आपकी इस बात को मैं बिल्कुल एंड में बहुत बैलेंस तरीके से, बहुत बैलेंस अप्रोच के साथ में समझूंगा। अब एक एक एसेट क्लास को हम देख लेते हैं। अमूमन क्या होता है ना कि आपके साथ हर पॉडकास्ट की शुरुआत लोग गोल्ड के साथ में करते हैं, स्टॉक मार्केट के साथ में करते हैं, लेकिन मैं आज चांदी के साथ में शुरू करना चाहता हूं आपके साथ में। शरद जी, एक हफ्ते में चांदी 27,771 रुपए महंगी,
1 किलो चांदी 2,28,000 की। 2025 में चांदी की कीमत 165% चढ़ी, यानी चांदी अकेले 2025 में 1,42,090 रुपए महंगी हो गई। चांदी को लेकर के आपका नजरिया क्या है? चांदी की चांदी हो रही है, अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो। और चांदी को 2 इंजन लग गए हैं। हम डबल इंजन सरकार की बात करते हैं ना, जब केंद्र में भी और सूबे में भी, तो चांदी को डबल इंजन लग गया। एक इंजन निवेश का जी, जो गोल्ड में लगाई हुआ है। आपने देखा होगा गोल्ड और चांदी के जो भाव बढ़ा है, डबल का फर्क है। मतलब गोल्ड ने करीब 70% के आसपास रिटर्न दिया है, 70-75% जी, और चांदी ने उससे ठीक डबल रिटर्न दिया है। तो डबल इंजन हो गया ना, डबल इंजन सरकार हो गई। एक इंजन है निवेश का जी, जो निवेशकों का ध्यान अपने ओर खींचे हुए है। ETFs हैं, बड़े बड़े हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, फंड्स हैं, वगैरह वगैरह। दूसरा इंजन जो लगा है वो लगा है कंजम्पशन का। सोलर बैटरीज हो गई, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले सेमीकंडक्टर जो उसका डेटा इक्विपमेंट है, उस सब में चांदी लग रही है। और आपको बताऊं कि करीब करीब आधी चांदी राशिद खत्म हो जाती है। अच्छा, खत्म हो जाती है मतलब मान लीजिए सोलर बैटरी में लग गई, तो अब सोलर बैटरी की एक लाइफ है, तो बैटरी उसके बाद काम की नहीं रहेगी, तो वो तो चांदी खत्म हो गई, मतलब वो कंज्यूम हो गई। तो क्या होता है कि चांदी ये जब कम होती जा रही है तो उससे चांदी की शॉर्टेज महसूस हो रही है। और मैंने आपको 2 इंजन बताए, एक इंजन निवेश का डिमांड आ रही है, एक इंजन कंजम्पशन की डिमांड आ रही है। ठीक है। एक तीसरा इंजन भी काम कर रहा है। वो तीसरा इंजन है कि कुछ देश, जिसमें चाइना नंबर 1 पे, अच्छा, इसकी होर्डिंग कर रहा है। अच्छा, स्टॉक रख ले रहे हैं, उसको दबा रहा है, उसको उसने रेयर अर्थ कैटेगरी में डाल दिया है। अच्छा, और उसकी होर्डिंग कर रहा है, और वो अपने आप को उस पोजीशन में लाना, उसको पता है कि कल को चांदी इतनी नहीं मिलेगी, तो उसको जोड़ के रख लो, जो उसने रेयर अर्थ के साथ किया है, आप जानते ही है। तो उसकी वजह से शॉर्टेज हो रही है। एक चौथा इंजन भी काम कर रहा है। चौथा इंजन ये काम कर रहा है कि डेरिवेटिव्स मार्केट जो होती है, अगर आपके चैनल के जो सब्सक्राइबर, फॉलोअर्स, व्यूअर्स नहीं समझते तो मैं बहुत संक्षेप में बता देता हूँ। तो डेरिवेटिव्स होता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग करते हैं। जैसे आज हम मान लीजिए जनवरी में बैठे हुए हैं, तो 5 फरवरी का MCX में, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में, गोल्ड का एक्सपायरी का कॉन्ट्रैक्ट है। तो मैं क्या करता हूं, मैं एक लॉट ले लेता हूं फरवरी का। तो एक मैं आपको मजेदार जानकारी देना चाहूंगा, मुझे याद आ गई, बीच में मैं भूल ना जाऊं, हालांकि हम इस बात को पूरा करेंगे, तो बीच में मैं देना चाहता हूं कि मैं भूल ना जाऊं कि करीब करीब 80-85% गोल्ड और सिल्वर केवल और केवल पेपर पर ट्रेड हो रहा है। इसका मतलब अगर 100 किलो गोल्ड और सिल्वर ट्रेड हो रहा है, तो उसमें से 80-85 किलो ना गोल्ड सिल्वर किसी के हाथ में जा रहा है, ना पेटी में, बक्से में ना जा रहा है, ना किसी के पास आ रहा है, सिर्फ उसका कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हो रहा है। अच्छा, मतलब फिजिकली वो एक्सचेंज नहीं हो रहा है। अच्छा, और यही से ऑनलाइन ट्रेडिंग या डेरिवेटिव ट्रेडिंग की मैं बात कर रहा था। इससे मुझे बीच में याद आया, मैंने सोचा जिक्र करना जरूरी है। तो कॉन्ट्रैक्ट जब होता है, तो आप कॉन्ट्रैक्ट में जब जाते हैं तो उसमें एक ऑप्शन होता है कि जब कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी आती है, तो क्या होता है कि अगर आपने उठा रखा है कॉन्ट्रैक्ट, तो अगर बढ़ गया सिल्वर जी, तो आपको आपका मार्जिन भी वापस मिल जाएगा और उसका मुनाफा भी साथ में मिल जाएगा। ठीक। अगर घट गया तो आपको मार्जिन में से जो लॉस हुआ है वो काट के बाकी का हिस्सा मिल जाएगा। अच्छा, कभी कभी तो जेब से भी देना पड़ सकता है अगर मार्जिन से ज्यादा गिर गया तो बहुत सारे ट्रेडर्स ने लंदन बुलियन मार्केट और कॉमेक्स, जिसको हम कमोडिटी एक्सचेंज कहते हैं US का, वहां पर राशिद उसमें एक ऑप्शन होती है, अब देखिए टेक्निकल है, कोई समझ पाए, कि बजाय कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी के आप उसकी डिलीवरी ले सकते हैं। अच्छा, उसको कहते हैं एनफोर्सिंग अ डिलीवरी। ओके, कि आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हुआ, आपने कहा कि मैं इसको स्क्वायर अप नहीं करना चाहता, मान लीजिए मेरे पास 100 किलो सिल्वर का कॉन्ट्रैक्ट है, मुझे आप डिलीवरी दे दीजिए, मुझे कॉन्ट्रैक्ट में कैश सेटलमेंट नहीं करना है। तो फिर आपको उसका डिफरेंस जो आपने मार्जिन दिया है, बाकी पैसे देके आपको। तो बहुत सारे लोगों ने सिल्वर की डिलीवरी ली है। अच्छा, और ये भी शायद नई जानकारी हो बहुत सारे लोगों के लिए कि जो ये कमोडिटी एक्सचेंजेस में सिल्वर ट्रेड किया जाता है, तो उनके पास पूरा बैकअप नहीं होता है। अब आप इसको समझें कि मान लीजिए 5 टन सिल्वर कमोडिटी में ट्रेड किया गया, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट आदान प्रदान किए गए,
हाँ तो जरूरी नहीं कि उनके पास 5 टन सिल्वर है, ओके हाँ क्योंकि सब लोग तो डिलीवरी नहीं लेते हैं और करेक्ट जी एक्सचेंजेस को ही पता होता है। अच्छा तो कई दफे उनको हड़बड़ाहट में सिल्वर अरेंज करना पड़ता है, अगर बहुत सारे लोग ऐसे आ जाएं जो कि कहें कि हमें डिलीवरी चाहिए, क्योंकि असल में नहीं था। हाँ जबकि जो ETFs होते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, उनके पास पूरा बैकअप होता है। यानी कि उन लोगों के पास जिसने निवेश किया उतना सिल्वर उसके पास होगा। अच्छा तो ये ध्यान देने वाली बात है। डिलीवरेबल सिल्वर, डिलीवरेबल उनको स्टॉक रखना पड़ता है। अच्छा 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 अगर ETF में 1 लाख रुपए निवेश हुआ है तो 1 लाख का सिल्वर उनके वेयर हाउस में पड़ा होगा। अच्छा ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। ओके अच्छा ऐसे हवा में निवेश नहीं होता है। अच्छा जो इसीलिए डिजिटल गोल्ड में ऐसा नहीं होता है। अच्छा इसीलिए सेबी ने डिजिटल गोल्ड पर रिस्ट्रिक्शन लगाया, क्योंकि डिजिटल गोल्ड में हवाई काम हो रहा था। अच्छा मतलब एक तरीके से वो एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसमें आपके पास में फिजिकल फॉर्म में कहीं पर कोई पड़ा हुआ स्टॉक नहीं होता है। नहीं है। हाँ सिर्फ एक वर्चुअल, आप ये मान करके चलिए वर्चुअल इन्वेस्टमेंट तो है। कल को अगर सब लोग आ गए डिलीवरी लेने, तो वो जो मैनेज करने वाली संस्था ऐसा कोई आने वाले वक्त में ऐसी कोई अलार्मिंग सिचुएशन नजर आती है क्या आपको? इसीलिए तो मैं जिंदगी में पहली बार किसी इंटरव्यू में इतनी बड़ी बात जान रहा हूँ, सच पूछिए तो। क्योंकि सेबी ने इसीलिए तो वार्निंग दिया कि इस डिजिटल गोल्ड की हमारी कोई गारंटी का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, ये कोई रेगुलेटेड नहीं है, अपने रिस्क पे आप करिए। और मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहता उन संस्थाओं का, उन कंपनीज का जो कर रही है, मैं यहाँ नाम नहीं लूंगा। हम किसी को ना फ्री पब्लिसिटी देना चाहते हैं, ना हम उनको यहाँ पर आलोचना करना चाहते हैं, हम उनको डिफेम भी नहीं करना चाहते, पर मैं एक कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर रहा हूँ। तो जब लोगों ने डिलीवरी ली तो डिलीवरी लेने से डिमांड बढ़ गई। मैं अब कमोडिटी एक्सचेंजेस पे वापस आ रहा हूँ, तो उससे भी डिमांड बढ़ गई। होर्डिंग कंट्रीज ने करने लग गया। और 2 इंजन मैंने आपको पहले बताए। तो इन सबको लेके एक शॉर्टेज सिल्वर की महसूस होने लगी। अच्छा तो वो एक कैटालिटिक इफेक्ट हो गया। ओके और एक राशिद 5वां इंजन भी है। आप कहेंगे 2 इंजन से चला था, करते करते 5 कर दिए। जो दिखता है वो बिकता है। वेरी ट्रू। ये जो आप और हम बातचीत कर रहे हैं, ये खाली आप और हम नहीं कर रहे हैं। ना जाने कितने दुनिया में ऐसे लोग हैं जो इस समय मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सोने और चांदी का चिंतन करते हैं। ठीक बात है। तो जो इसका चिंतन होता है, तो लोगों का ध्यान फोमो होने लगता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो अरे सेंटिमेंट्स, अरे। और आजकल तो आप मानेंगे नहीं, मैं कल परसों किसी शादी में गया तो वहाँ वो गुलाब जामुन का जो काउंटर था, वहाँ पर कुछ लोग खड़े और उससे पूछ रहे, में इस पे चांदी का वर्क नहीं लगाया। तो वहां से बातचीत शुरू हुई और फिर तो वो 5 लोग गुलाब जामुन तो भूल गए, वो चांदी की कीमत में खो गए। और मैं वहां खड़ा रहा, क्योंकि मेरे किसी दूर के रिश्तेदार से तो मैं जल्दी आ नहीं सकता था। मैंने दूर कॉर्नर ऑफ द आई से देखा कि वो 45 मिनट, तुमने कितने का लिया, मैंने इतने का लिया। अच्छा, उनमें से एक ने नहीं लिया था। आप कहेंगे ईव्स ड्रॉपिंग कर रहा है, दूसरों की बातें सुन रहा है, पर क्योंकि मेरे मतलब की बात थी तो मेरे कान में बिना चाहे पड़ रही थी, नजदीक की था। तो जिन साहब ने नहीं लिया था, वो कहते हैं मैं घर जाके बहुत लेट हो सोऊंगा, बाद में पहले मैं किसी तरह सिल्वर का बुक कर दूंगा किसी को, मेरे एक जानकार है उनसे। तो ये जो फोमो है, ये इस कदर बन रहा है कि इसको हम अंग्रेजी में कैटालिटिक इफेक्ट कहते हैं कि आप एक तरह से डोमिनो इफेक्ट से बोलते हैं, उत्प्रेरक कह दीजिए, डोमिनो इफेक्ट भी कह दीजिए कि एक को देख के दूसरा, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल रहा है। तो ये इतनी बातचीत होने से भी उसमें रफ्तार आ रही है। अच्छा, लेकिन जब खरबूजा रंग बदलता है ना, तो रंग बदलते हुए उसे हिस्ट्री भी एक बार देखनी चाहिए, ट्रेंड्स को भी समझना चाहिए। और जो रवायत होती है, रवायत सिर्फ शब्दों में नहीं होती, रवायत नजर आती है। सिल्वर एक ऐसी चीज है शरद सर, जहां 70% तक भी ड्रास्टिक तरीके से सिल्वर गिरा भी है। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए आपने नजरिया बता दिया, आपने ये बता दिया कि भाई रॉ कच्चा माल में भी इस्तेमाल किया जा रहा है, इस वजह से सिल्वर की डिमांड बढ़ने लगी है और डिमांड और सप्लाई के बीच भी गैप आने लगा है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल ये कि अगर 70% तक सिल्वर गिरने के चांसेस होते हैं, इतना वोलाटाइल ये एसेट क्लास है, तो ऐसे में अभी आगे बढ़ें, रुक जाएं, 2026 के लिए स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? दोनों फॉर्म में बताइएगा, फिजिकल भी और ETF भी। बहुत अच्छा सवाल पूछा है राशिद आपने, मैं उस पर आने लगा था। अच्छा वो आपने पहले ही पूछ लिया कि अब देखने वाली बात यह है कि आपको जो मैंने डेटा दिया कि जो पेपर पर होता है, तो इसी को अगर हम प्राइस में कन्वर्ट करें, तो प्राइस में क्या होता है कि
प्राइस में अगर सिल्वर की प्राइस आज $79 है प्रति आउंस, तो अगर हम इसको पेपर ट्रेडिंग को कन्वर्ट करें तो मैं देखता हूं कि इसमें से बहुत हिस्सा स्पेकुलेटिव एलिमेंट है। ओके। और अगर मैं उसको देसी भाषा में बोलूं तो सट्टेबाजी है। अच्छा। क्या सिल्वर की वाकई इस वक्त 2.5 लाख रुपए प्रति किलो की वैल्यू है? ये एक प्रश्न चिन्ह सबके मन में होना चाहिए। आप एक दौड़ भाग रहे हैं, सब लोग उसमें दौड़ में शामिल हो रहे हैं, तो उसमें बहुत सारा हिस्सा स्पेकुलेटिव एलिमेंट है। आपका जो सवाल है वो यहीं से निकल के आता है कि अगर 70% कभी गिरा था जी, तो आगे भी गिर सकता है। तो अगर इसमें स्पेकुलेटिव एलिमेंट है तो फिर ये कहीं बबल जिसको हम कहते हैं वो, और जब तक देखिए क्या है कि सब लोग भाग रहे हैं एक तरफ, किसी ने कहा कि इस तरफ भाई नोट लुटाए जा रहे हैं, अब जो सबसे आगे था उसने शोर मचाया नोट लुटाए जा रहे हैं, तो कहते हुए आगे भागा, पीछे 2 लोगों ने सुना वो भी भागे, 4 ने और सुना वो भी भागे, दौड़ते दौड़ते वो 1000 लोग भागने लगे, तो सबसे आगे वाले के पास कुंजी थी। अब क्या हुआ, सबसे आगे वाले ने बीच में कहीं ये चिल्ला दिया कि बात तो झूठ निकली। अब आप एक सिचुएशन को इमेजिन कर लीजिए, वो वहां से घूम जाएगा, वो घूमेगा, बाकी दौड़ते रहेंगे, क्योंकि पीछे तो 1000 है, वो आगे अकेला, तो उसको तो वो दिख भी नहीं रहा किसी को शायद, पर धीरे धीरे फिर वो बात आहिस्ता 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 पीछे तक फैलेगी कि भाई वो झूठ था। वो कहेगा क्या हुआ वो झूठ था, क्या हुआ वो झूठ था, ऐसे कह के सब लोग मुड़ने लग जाएंगे। तो इसी को हम बबल बर्स्ट होना कहते हैं। अच्छा, ओके। तो इसलिए मैं ये नहीं कहता सिल्वर में बबल है क्या? मैं ये नहीं कहता कि बबल है, पर ये जरूर है कि उसमें स्पेकुलेशन या सट्टेबाजी बहुत हो रही है, और बहुत हो रही है, बेइंतहा हो रही है। तो ये पता लगाना बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं जरूरी बात कहने जा रहा हूं कि कितनी इस $79 में या 2.5 लाख रुपए प्रति किलो में कितना इसकी रियल वैल्यू है और कितनी इसकी सट्टेबाजी वाली वैल्यू। आप समझिए बात को, बहुत सटल बात है ये, बहुत सूक्ष्म बात है ये। तो क्योंकि ये पता लगाना मुश्किल है, पर ये जरूर है कि इसमें सट्टेबाजी की वैल्यू है, ये सॉलिड वैल्यू इसकी नहीं है। क्योंकि सिल्वर को इस्तेमाल करने वाले, सिल्वर में निवेश करने वाले, वो लोग तो हैं सॉलिड वैल्यू वाले, जो लंबे वक्त के लिए सिल्वर लेते हैं, जो इसको सोलर बैटरीज में लगाते हैं, जो इसको ईवीज में लगाते हैं, वो लोग हैं। पर इसमें ऐसे बहुत सारे लोग वो भी हैं जो बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं। ट्रू। तो जिस दिन वो पीछे हट गए तो उस दिन क्या होगा कि इसकी वो जो स्पेकुलेटिव वैल्यू है वो खत्म हो जाएगी, इसकी सिर्फ डिमांड वैल्यू रह जाएगी। तो इसलिए मैं यहाँ पर निवेशकों को सतर्क करना चाहूँगा। हालांकि निवेश की सलाह मैं मानता हूँ कि आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह करके लें। निवेश एक बहुत ही व्यक्तिगत सलाह होती है। आपकी उम्र कितनी है, आपका रिस्क एपेटाइट कितना है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप शादी ब्याह के लिए ले रहे हैं, आप मकान बनाने के लिए इकट्ठा कर रहे हैं पैसा, आप बच्चों की पढ़ाई के लिए कर रहे हैं, रिटायरमेंट के लिए, बहुत ही व्यक्तिगत इंडिविजुअलाइज्ड होती है। तो इसलिए इसको निवेश की सलाह कतई ना समझे। ये हम लोग एक आप और हम बैठ के जो बातचीत कर रहे हैं, हम एक विश्लेषण कर रहे हैं आर्थिक दृष्टि से, निवेश की दृष्टि से। इस बात पे आप सहमत होंगे? बिल्कुल ठीक बात है। व्यूअर्स एक बात समझिएगा आप, मैं शरद जी की बहुत इज्जत करता हूं। अच्छा, मैं ये बात, इस इज्जत को एंडोर्स क्यों कर रहा हूं समझिए। पिछले लगभग 17-18 साल हो गए हैं, न जाने कितने एपिसोड्स टेलीविजन या फिर डिजिटल माध्यम में मैंने शरद सर के साथ में किया है। जीएसटी से लेकर के इनकम टैक्स, देश की इकोनॉमी से लेकर के सोना चांदी, शेयर मार्केट से लेकर यानी इक्विटी से लेकर के म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो, सभी की बात हुई है। लेकिन आज तक कभी भी शरद सर ने कभी ये नहीं कहा होगा कि अंदाजा लगा करके कूद जाइए, कभी भी आपको इंस्पायर नहीं किया होगा कि आप सट्टा बाजार की तरफ चले जाएं। और इस प्लेटफॉर्म पर कतई इस तरीके की बात नहीं होती है। हम निवेश की कोई सलाह नहीं दे रहे, रिकमेंडेशन हम आपको नहीं बता रहे, लेकिन जो सच है जड़ में जा करके, अगर सिल्वर का सच ये है जैसा बता रहे हैं शरद सर, तो ये वाकई अलार्मिंग साइन है। और देश के इतिहास में पहली बार किसी इंटरव्यू में आपको ये बात पता चल रही है। भेड़ चाल में सिर्फ सिल्वर के पीछे ना निकल जाए आप। सर,
मैं आपकी शुरुआती बात के साथ में कनेक्ट करता चलूंगा। आपने ये कहा था 1 लाख सैलरी है तो 20,000 रुपए एक ऐसे बैंक अकाउंट में डालिए जिसकी पासबुक और एटीएम आपके पास में ना हो, यानी आप इशारा करना चाहते हैं कि बीवी को दे देना, आराम से बैठ जाना। तो जो बीवी को जो 20,000 रुपए 1 लाख में से दे रहे हैं, उसमें से कितना चांदी में इन्वेस्ट करें हम, उसके बाद ताकि मैं गोल्ड की तरफ बढ़ूं। चलिए, पहले तो आपने एक बात स्वीकार करी कि अगर बीवी को दिया है तो आप आसानी से ले नहीं सकते हैं। कम से कम ये बात आपने स्वीकार कर ली, आपने एक सवाल का खुद ही जवाब दे दिया। मुझे लगता है कि किसी भी निवेशक का जो पोर्टफोलियो है वो बहुत वेल स्प्रेड होना चाहिए। अच्छा, एक ही बास्केट में सारे एग्स नहीं डालने चाहिए। वाह। तो नेवर पुट ऑल एग्स इन द सेम बास्केट। तो मैं तो बिलीव करता हूं कि थोड़ा सा एफडी में भी रखिए, हालांकि बहुत ही आलसी किस्म का वो इन्वेस्टमेंट होता है। अगर कोई मुझसे कह रहा है कि आप एफडी बता रहे हैं, मैं बहुत ही निहायत आलसी, कुछ नहीं है तो 5-7%, 6-7%, अब तो और गिर गई है डिपॉजिट की दरें। तो आपने कर दिया, आरएम को फोन किया, उसने कर दिया, उस पर भी टैक्स कट गया, कट कटा के 4-4.5% मिलता है। तो मैं उसको निहायत आलसी मानता हूँ, ये बहुत अच्छा निवेश नहीं है, पर फिर भी जरूरी है जी। क्योंकि आपको लिक्विडिटी चाहिए। कल को आपको अचानक जरूरत पड़ गई तो आप अपना मकान बेचने जाएंगे तो बेचने में 6 महीने लग गए तो कहां से पैसा लाएंगे। तो एफडी भी होनी चाहिए, स्टॉक्स भी होने चाहिए जी, म्यूचुअल फंड्स भी होने चाहिए जी, गोल्ड एंड सिल्वर भी होना चाहिए, और कुछ रियल एस्टेट भी होनी चाहिए। आइए गोल्ड से बैलेंस करके रखना चाहिए। तो आपके सवाल का मैं जवाब दे दूं कि पूरे निवेश में, हालांकि गोल्ड और सिल्वर ने अंग्रेजी में बोलते हैं अनप्रेसिडेंटेड रिटर्न्स दिए हैं, इसके बावजूद मैं एक पर्सनल फाइनेंस का भी एडवाइजर हूं और इकोनॉमिस्ट भी हूं, इसके बावजूद मैं बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूं, फिर भी मैं आपको ये नहीं सलाह दूंगा कि आप सारा पैसा उसमें डाल दीजिए। अच्छा, जबकि उसने 160% रिटर्न दिया है और दूसरे ने 75% रिटर्न दिया। मैं दूसरे पर ही आ रहा था बल्कि गोल्ड, क्योंकि मैं असेट क्लास की, ट्रेडिशनल असेट क्लास की भी बात करूंगा, और अब बहुत इन्वेस्टमेंट करने के और भी कई तरीके हैं, इन पर भी मैं बात करूंगा। और मेरा भी वादा है व्यूअर्स से कि जिस असेट क्लास की हम बात करने वाले हैं, आगे चल करके उनमें से बहुत सी चीजें आपके लिए बड़ी नई सी होंगी। पहले एक बार गोल्ड पर भी बात कर लेते हैं। हफ्ते भर में 6,177 रुपए महंगा गोल्ड, 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,37,956 रुपए। 2025 में सोने का दाम 81.13% चढ़ा, यानी अकेले 2025 के साल में 61,794 रुपए महंगा। आपने पिछली बार बताया था कि भाई डॉलर के साथ में भी कनेक्टिविटी है, आपने जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बताई थी, और आपने कहा था कि कई बैंक्स रिजर्व्स लेकर के रख ले रहे हैं। पिछले पॉडकास्ट में आपने कहा था 2026 में क्या गोल्ड इन्वेस्टमेंट एक अच्छा तरीका होगा, और क्या यही रैली गोल्ड की आपको लगता है आगे भी जारी रहेगी? देखिए, हालांकि गोल्ड और सिल्वर को अगर हम कंपेयर करें राशिद, तो आपने ही मेरे नंबर्स पढ़े कि सिल्वर ने करीब करीब डबल रिटर्न दिया है गोल्ड के मुकाबले जी, पर तब भी मैं गोल्ड को जरा सॉलिड ज्यादा मानता हूं। अच्छा, क्योंकि गोल्ड मुसीबत का साथी है, गोल्ड अनिश्चितता का साथी है, गोल्ड इनस्टेबिलिटी का साथी है, और गोल्ड रिस्क कवरेज का साथी है। तो गोल्ड, अगर मैं एक शब्द इस्तेमाल करूं तो ज्यादा ठोस है, स्ट्रांग है जी। और अगर आपको ये पता लगाना है कि गोल्ड आगे कहां जाएगा, सारा सवाल तो यही घूमता है कि आगे कहां जाएगा, तो इसके लिए मैं आपको एक तरीका बता देता हूं, एक फॉर्मूला बता देता हूं कि आप उसको खुद ही पता लगा पाएंगे कि गोल्ड कहां जाएगा। और ये 3-4 चीजें हैं जिस पे आप नजर रखें। सेंट्रल बैंक्स पे नजर रखें, थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर अपना ध्यान बढ़ा दीजिए। हम लोग यहाँ राहुल गांधी ने क्या कहा, तेजस्वी यादव ने क्या कहा, नीतीश बाबू क्या कर रहे हैं, आज वो किससे मिलने गए, वहां क्या, इसमें इतने मशरूफ हो जाते हैं कि हमें बाकी की दुनिया में क्या हो रहा है हम इसकी खबर ही नहीं रखते। वेरी ट्रू, सच बात है। हम लोग इंटरनेशनल खबरों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो अगर आप गोल्ड और सिल्वर के निवेशक हैं तो साहब आपको अंतर्राष्ट्रीय खबरों पे को गालना पड़ेगा। रशिया यूक्रेन भी जानिए, बिल्कुल जानिए, रशिया यूक्रेन ही नहीं जानिए, पैलेस्टीन इजराइल भी जानिए, और टीएमआई जानिए। हाँ, अब पूछिए टीएमआई क्या होता है? ट्रम्प मूड इंडेक्स। ये बहुत बढ़िया था। उस इंडेक्स पे नजर रखिए, वो मूड सुबह दोपहर शाम किस प्रकार का है। ये सब चीजें अगर आप जानेंगे तब आप गोल्ड और सिल्वर को खुद ही प्रेडिक्ट कर पाएंगे। और मैं यहाँ बड़ी अटपटी सी बात कहने जा रहा हूँ, अपने ही खिलाफ बोलने जा रहा हूँ। अपने खिलाफ लोग जनरली बोलते नहीं है। आपको किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है। आपको अगर इन फैक्टर्स को जो मैं बोलने जा रहा हूँ, अगर इसकी न्यूज को खंगाल लें आप,
किसी तरह ढूंढ ले, आपको किसी एक्सपर्ट को सुनने की जरूरत नहीं है। पहला कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स पे किसी तरह उनकी जो निवेश की स्ट्रैटेजी होती है, किसी तरह उस खबरों पर अपना एक्सेस बना लीजिए। किसी तरह यह पता लगा लीजिए कि दुनिया के सेंट्रल बैंक्स इस वक्त कहां निवेश कर रहे हैं। अच्छा। अगर किसी वक्त आपको लगे कि वो गोल्ड बेचने चले तो आप पहले बेच दीजिए। अच्छा। क्योंकि वो बड़े प्लेयर्स हैं। अगर उसने किसी ने 100 टन गोल्ड एक साथ बेच दिया तो आपका घर पड़ा 10 ग्राम बेचारा उसमें पिस जाएगा। आपके वो जो आपने अपनी दादी जी से लिए हुए कंगन संभाल के रखे हुए थे कि मेरी मुसीबत में ये कंगन मुझे साथ देंगे, कि बेटी जा ये कंगन रख, कभी मुसीबत पड़ी तो तेरे काम आएंगे, मेरी भी दादी ने मुझे दिए थे, यही कह के दिया जाता है गोल्ड जब दिया जाता है। तो आप पहले बेच दीजिए। अच्छा। तो पहला नजर रखिए आप कि आपका सेंट्रल बैंक्स दुनिया के क्या कर रहे हैं। अब राशिद राष्ट्रवादी चैनल आपको बताएगा और आपका चैनल इस पर नजर रखे कि क्या कर रहे हैं, पहला। दूसरा, आप क्या करिए कि यूएस डॉलर बाकी करेंसी, भारतीय रुपए के खिलाफ नहीं, बाकी करेंसीज के खिलाफ यूएस डॉलर कैसा बिहेव कर रहा है। ओके। और मैं आपको बाकी करेंसी छोड़िए, आपको 4 मेन बता देता हूं। ब्रिटिश पाउंड, स्विस फ्रैंक, जापानीज येन और यूरो। अच्छा। इन 4 करेंसीज के खिलाफ यूएस डॉलर क्या कर रहा है। अगर आपको लगे कि एक डॉलर इंडेक्स होती है, अच्छा, उसमें ये 4 करेंसीज होती है, उसमें 6 होती है टोटल, ये 4 जरूरी मुख्य हैं उसमें। ठीक है। अगर डॉलर इंडेक्स आपको 98 या 100 से जब नीचे दिखाई दे तो समझ लीजिए गोल्ड का बोलबाला रहेगा। ये आपको मैंने ऐसी पहचान बता दी। अच्छा। जो शायद कम लोग जानते हैं। आजकल डॉलर इंडेक्स 98 पर है और जब ट्रम्प साहब आए थे ये डॉलर इंडेक्स 106 पर थी। तो आपने देखा होगा कि गोल्ड और सिल्वर ने ट्रम्प साहब के आने के बाद ज्यादा भाग दौड़ करी है। तो जिन लोगों ने पैसा गोल्ड और सिल्वर से कमाया है और जो लोग, कुछ लोग मुझे मिलते हैं जो पार्टी करके आते हैं, आज हमारा घर पे रखा गोल्ड इतने का हो गया, चुपचाप बताते नहीं किसी को, हमने 30 लाख का लिया था, आज वो 1 करोड़ 10 लाख का हो गया है, कहते हैं लोग ऐसे। और शाम को चुपचाप पार्टी करने जाते हैं, बताते नहीं क्यों पार्टी कर रहे हैं। उनको ट्रम्प साहब को धन्यवाद करना चाहिए कि ट्रम्प साहब ने जो कुछ किया है, जो भी किया है, जैसा भी किया है, कम से कम उनको तो अमीर बनाई दिया है। तो मुझे लगता है कि यूएस डॉलर की डॉलर इंडेक्स पर आप नजर रखिए। जब वो 100 से नीचे हो तो समझ लीजिए सोने का ट्रेंड ऊपर को है। अच्छा। ये आपको मैंने दूसरा कसौटी बचाई। ठीक है। तीसरी कसौटी आपको बताता हूं। आप नजर रखिए नॉर्डिक बॉर्डर पर। रशिया और नेटो का बॉर्डर है जिसको हम नॉर्डिक बॉर्डर कहते हैं। उसमें 4 कंट्रीज आती है, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड और नॉर्वे। ये 4 कंट्रीज में इन सरकारों ने अपने नागरिकों को कह दिया भैया घर में राशन बन के रख लो, कुछ पता नहीं रशिया कब अटैक कर दे। तो एक रशिया का पड़ोसी है बेलारूस जी। वहां पर रशिया ने ऑर्शनिक मिसाइल्स लगा दी है जिनकी रेंज यूरोप की कंट्रीज के कैपिटल के अंडर आती है। अच्छा। यानी कि पेरिस, बर्लिन, लंदन, पोलैंड का वॉर्सो, इन कंट्रीज की रेंज, और वो न्यूक्लियर हेड्स वहां पर पहुंचा दिए। अच्छा। तो मैंने कहा ना, हम लोग तो लालू प्रसाद यादव जी ने क्या कहा, केजरीवाल साहब पंजाब से बैठ के क्या कह रहे हैं, जवाब में हमारे यहाँ से किसी ने क्या रिस्पॉन्स दिया, हम इसी में खोए रहते हैं। हमें कुछ पता नहीं। दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी दुनिया है। भले ही हर छठा व्यक्ति भारतीय होता है तो होता रहे, पर दुनिया फिर भी बहुत बड़ी है। तो इस जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पर आप नजदीक की नजर रखिए। अच्छा। जब आपको लगे कि यहां पर टेंशन बढ़ रही है तो समझ लीजिए गोल्ड ऊपर जाएगा। अच्छा। और इसी के साथ मैं एक जरूरी बात जोड़ दूं राशिद यहां पर, जो कि बात बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है कि भारत में होने वाली घटनाएं, भारत में किसी राज्य में एनडीए जीती या नहीं जीती, किसी का मुख्यमंत्री बदला या नहीं बदला, कोई मंत्री पद से इस्तीफा दे गया या नहीं दे गया, भारत की जीडीपी ऊपर गई या नीचे गई, भारत का एक्सपोर्ट बढ़ा या घटा, भारत के ये रिजर्व्स बढ़े या घटे, इससे गोल्ड और सिल्वर की प्राइसेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूँ। बहुत लोग ये भी कहते हैं ना कि शादी का सीजन आ गया है, कोई फर्क, अक्षय तृतीया आ जाए, धनतेरस आ जाए, कोई 200 400 500 रुपए ऊपर नीचे होगा,
कोई फर्क नहीं पड़ता है। थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है अगर रुपया बहुत कमजोर हो जाए डॉलर के मुकाबले, क्योंकि चंद कंट्रीज के ट्रांसपोर्टेशन नहीं, क्योंकि हम 99% गोल्ड इंपोर्ट करते हैं, तो अगर डॉलर महंगा होता है तो थोड़ा सा गोल्ड की हमारे यहाँ प्राइस बढ़ जाती है, पर बेसिक प्राइस में भारत का कोई रोल नहीं है। ठीक है। एक टर्म होता है, गोल्ड और सिल्वर की बात चल रही है तो उसको हम कहते हैं प्राइस डिस्कवरी। प्राइस डिस्कवरी का मतलब है जब आप ऐप खोल के देखते हैं, जिस भी ऐप से आप गोल्ड और सिल्वर की प्राइस देखते होंगे, आप भी किसी ऐप पे देखते होंगे, उसको प्राइस डिस्कवरी कहा जाता है। वो प्राइस डिस्कवरी दुनिया में केवल 2 जगह से होती है। मैं जोर दे के कह रहा हूं, 2 जगह से होती है। लंदन बुलियन मार्केट, वो भी अब सेकेंडरी है, प्राइमरी न्यूयॉर्क में कॉमेक्स। अच्छा। और एक आप ही हमारे एक मित्र जर्नलिस्ट हैं आपके, से आते हैं, वो अक्सर कूचा महाजनी जाते हैं, जो चांदनी चौक में आपका, जहां पर सराफा बाजार है भारत का, नॉर्दर्न इंडिया का सबसे चांदनी चौक में। वहां पर वो लोग कहते हैं कि हमें तो समझ नहीं आता, वो लोग MCX को गालियां देते हैं। वो कहते हैं MCX में पता नहीं क्या हो रहा है, ये अब उनको पुराना अपना स्टाइल की आदत है, MCX हो गया टेक्नोलॉजी ड्रिवन। तो प्राइस डिस्कवरी राशिद केवल और केवल न्यूयॉर्क, और आज मैं आपको बड़ी बात कह रहा हूं, भारत के किसी भी आर्थिक पैरामीटर से गोल्ड और सिल्वर की प्राइस तय नहीं होती है। सर, लास्ट टाइम जब आपसे मैंने ये पूछा था कि मैं फिजिकल गोल्ड या फिजिकल सिल्वर की तरफ जाऊं या फिर ETFs की तरफ, तो आपने कहा था कि एक अच्छा फैसला होता है कि आप ETF की तरफ जाएं, वरना कहां पर आप लॉकर का रेंट दे रहे होंगे, कभी चोरी का खतरा होता होगा। इस तरह की आपने बात कही कि भाई सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन में ETFs हैं, आपके ऐप में ETF हैं, और आप ये समझें कि आपके पास गोल्ड रिजर्व भी है, आपके पास सिल्वर रिजर्व भी है। अच्छा, आपके इसी हिस्से को मेरे कई जानने वालों ने देखा, तो उनका ये सवाल था कि शरद सर से एक सवाल आप जरूर करें, उनका पर्सनली उनका सवाल था कि ठीक है, मैंने ETF में इन्वेस्ट कर दिया। सर ने कहा कि बाकी जगह तो आपको GST भी देनी होती है और कई और अलग अलग चार्जेस देने होते हैं, लेकिन यहां पर भी तो एंट्री लोड भी है, एग्जिट लोड भी है। हमने थोड़ी कमाई कर ली तो सरकार ने उस फायदे पर भी लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, वो टैक्सेस भी हैं, फिर ब्रोकर भी मेरा लेकर के जाता है। तो बात तो वहीं आकर के पहुंच जाती है, तो हम क्यों ना फिजिकल लेकर के अपने घर पर रख लें, रोज उसको चमकता हुआ देखेंगे, अच्छा भी लगेगा, और मन में ये भी होगा कभी निकाला जा करके हम जुल्ली बनवा लेंगे। वो छूने में भी अच्छा लगता है। कहते हैं गोल्ड को छूने में नशा है। उसको जब हाथ में लेंगे ना आप, तो उसको हाथ में लेके ऐसे मसलेंगे तो आपको अंदर से एक फीलिंग आएगी। वो तो लेने वाला बता सकता है कैसी आती है, बाकी बहरहाल बताया उन लोगों ने आती है। आपके सवाल का ये तो हल्की फुल्की बात रही। आपके सवाल का सीधा जवाब दूं तो सॉलिड गोल्ड को भी बेचने का कैपिटल गेन होता है। पहली बात तो राशिद, ऐसा नहीं है कि कैपिटल गेन नहीं होता। सॉलिड गोल्ड खरीदने पर भी GST लगता है, 3% लगता है। बिल्कुल लगता है। तो उस पर भी GST भी है, कैपिटल गेन भी है। और आपने जो बात करी एंट्री लोड की, एग्जिट लोड की, ब्रोकर्स फी की, तो हम बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं तो हम आपके बड़े गेन की बात कर रहे हैं। क्यों बड़े गेन की? कि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की वकालत करता हूं कि आप लंबे वक्त तक रखिए। आपने अगर 10 रुपए की चीज ली और कल को वो 100 रुपए की हो गई, 5 साल 10 साल रख के, तो उसमें अगर 5 रुपए ब्रोकर के लग गए, एंट्री एग्जिट लोगे तो लग जाए, परवाह भी नहीं होती है। परवाह जब होती है जब आप 10 रुपए की चीज को 15 रुपए की बेच रहे हैं, तब आपको ये सब चीजें खलती हैं। तो सही बात है। मेरी जो निवेश की स्ट्रैटेजी है वो आपके इस फैक्टर को अकाउंट फॉर कर लेती है। ठीक है, लगने दीजिए। ठीक है। अरे ये छोड़िए, आपकी बात का मैं एक देसी एग्जांपल निकालता हूँ। एक माताजी मिली मुझे पीछे, तो माताजी के पास वही जो मैं बता रहा था, पिछले कंगन थे उनकी दादी जी के दिए हुए। 4 कंगन थे, बड़े भारी भारी, 40-40 ग्राम का एक कंगन था, 160 ग्राम थे टोटल। अब उन्होंने बताया कि हमारी दादी जी ने कंगन 100 रुपए के लिए थे। अच्छा। तो 400 रुपए के वो कंगन लिए थे। कौन जमाने की बात करें आप, देख लीजिए 100 रुपए की 40 ग्राम 100 रुपए में सोना आता था शायद, आई डोंट नो, मस्ट बी डेकेड्स अगो। अब जब वो बेचने गई तो 40 ग्राम कंगन का मतलब है कि आप 10 ग्राम आपका 100 ग्राम के एक कंगन, तो 400 ग्राम का मतलब है उनके टोटल कंगन आज की डेट में करीब 60 लाख रुपए के हो गए। ट्रू। अब वो कहने लगी कि इसमें से तो खोट बोलते हैं, खोट भी निकाल देंगे वो, और खोट भी निकाल देंगे, और मेरा तो ज्वेलर कह रहा है माताजी इसमें से तो मेकिंग चार्जेस भी हम काटेंगे इसमें से। अरे मैंने कहा माताजी कितने कह रहा है? कहता वो कह रहा है मैं 2 लाख काटूंगा। मैंने कहा माताजी मुझे ये बताइए, आपके 400 रुपए के कंगन आज 60 लाख रुपए के बिक रहे हैं, अगर वो 2 लाख ले भी रहा है तो दे दीजिए ना आप।
तो आपकी बात का एक देसी एग्जांपल मैंने जी 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 बिल्कुल बिल्कुल सर। गोल्ड सिल्वर के बाद में अब मैं अगले असेट क्लास यानी शेयर मार्केट की तरफ बढ़ूं, लेकिन अमूमन शेयर मार्केट में लोग बड़ी सतही बात करके निकल जाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आप एक ऐसी पर्सनालिटी हैं कि मैं सिर्फ ऊपर ऊपर की बात ना करूं, अंदर जाकर के समझूं, तभी समझ में आएगा कि 2026 में इक्विटी वाली स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। और जब अंदर जाकर के हम देखते हैं ना, 2025 के आखिर का डेटा मैंने निकाला, और शेयर मार्केट में कहते हैं दो चीजों पर नजर और रखें आप, बाकी तो आप बताएंगे क्राइटेरिया भी, पैरामीटर्स भी, कि एफआईआईस क्या कर रहे हैं और डीआईआईस क्या कर रहे हैं, यानी जो विदेशी निवेशक हैं वो क्या कर रहे हैं और जो यहां वाले बड़े इन्वेस्टर हैं वो क्या कर रहे हैं। तो जब मैंने एफआईआईस यानी विदेशी निवेशक का डेटा निकाला तो 2025 के आखिर तक 23,830 करोड़ के शेयर्स बेच दिए। कॉन्ट्ररी, बिल्कुल ठीक विपरीत, डीआईआईस यानी डोमेस्टिक घरेलू जो निवेशक थे उन्होंने 62,284 करोड़ के शेयर्स खरीदे। इसका मतलब यह है कि इकोनॉमी का जो बैरोमीटर है यानी शेयर बाजार, अभी उसे संभाले हुए हैं घरेलू निवेशक। 2026 में भी क्या ऐसा ही होगा या 2026 में कुछ अलहदा कुछ अलग हो सकता है? अब मुझे कोई बहुत बड़ा बदलाव होने का उम्मीद नहीं लगती है। अच्छा। राशिद, क्योंकि उसकी वजह यह है कि किक मिल सकती है नहीं, मुझे लगता है कि शेयर मार्केट में एसआईपी के जरिए और म्यूचुअल फंड्स के जरिए अभी भी बहुत बड़ा पैसा आ रहा है। तो अब आप इसको समझिए कि जब पैसा आप एएमसी को दे देते हैं, म्यूचुअल फंड कंपनी, तो वो पैसा अपने पास रख के बैठ नहीं सकते हैं, वो तो उसको लगाएंगे और वो उस कंपनी में तो लगा ही रहे हैं, वो भारत की ग्रोथ स्टोरी में लगा रहे हैं। भारत की तो 8.2% की जीडीपी है। हमारे ज्यादातर आर्थिक पैमाने अच्छे हैं, बाकी की दुनिया से अच्छे हैं। बाकी की दुनिया तो 2.5% पे ग्रो कर रही है जी। और मुझे तो 2026 में कहीं एक मंदी की भी आहट सुनाई दे रही है वैश्विक स्तर पर। अच्छा, हम लोग आर्थिक पैमाने स्टडी, और आप हैरान हो रहे हैं पर मैं आपकी हैरानी एक सेकंड में दूर कर सकता हूँ। ये जो सोने और चांदी का इस कदर बढ़ना है, ये खतरे की घंटी है। ये सोने चांदी के निवेशकों को तो खुश करके जा रही है, लेकिन जो स्टॉक किया जा रहा है, पर जो नहीं, ये जो ओवरऑल अर्थव्यवस्था के लिए ये कोई शुभ संकेत नहीं है। अच्छा, ये दोनों मैटर्स तब बढ़ते हैं जब कुछ लोगों को दूर से आता हुआ तूफान दिखाई दे जाता है। अच्छा, और वो कुछ लोग अर्थशास्त्री होते हैं, दुनिया के सेंट्रल बैंक्स होते हैं, दुनिया के बड़े बड़े फाइनेंशियल थिंक टैंक्स होते हैं, उनको वो मंदी आती दिखाई देती है, तभी वो लगातार सोने और चांदी में अपनी खरीद बढ़ा देते हैं। अच्छा, तो ये सोने चांदी की खरीद बढ़ना कोई बहुत साधारण बात नहीं क्या है। ये 2008 वाला रिसेशन जब था तब भी कुछ ऐसा हुआ था, 2013-14 या कोविड के टाइम में भी कुछ ऐसा हुआ है? 2008 वाला रिसेशन तो राशिद लीमैन ब्रदर क्राइसिस हुई थी अमेरिका में, जिसको हम सब प्राइम क्राइसिस कहते हैं, उस कारण से था। लोगों ने लोन डिफॉल्ट हो गए थे, ओवर लेवरेज लोन हो गए थे, उसकी वजह से था। और कोविड तो खैर कोविड की वजह से था। कोविड को मैं एक अलग मानता हूं, उसको मैं एक आर्थिक वो नहीं मानता, क्योंकि वो सेहत रिलेटेड दिक्कत आई थी, लॉकडाउन हो गया था, उस कारण से हुआ था। पर ये मंदी अगर आती है तो उससे भी बड़ी हो सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से इसके दो कारण होंगे। एक तो ट्रंप साहब की नीतियां, क्योंकि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और बड़े अटपटे से निर्णय वहां पर लिए जा रहे हैं। अमेरिका अपने आप को आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा है। G20 में भाग नहीं लिया, क्लाइमेट अकॉर्ड से अपने आप को अलग कर लिया, मल्टीलेटरलिज्म जो डिप्लोमेसी में होता है। सुना है कि अमेरिका की कुछ ऐसी लायबिलिटीज भी हैं जो 2026 तक उन्हें पूरी करनी भी है, और कुछ शायद पैसे भी। $38 ट्रिलियन का टोटल लोन है, अब तो 38 पे क्रॉस कर चुका है। उसमें से 2 से 3 ट्रिलियन डॉलर उनको हर साल देना होता है, उससे भी ज्यादा कई बार देना होता है, और लगातार ये बढ़ रहा है। और ऐसा भी लोग कह रहे हैं कि इसी वजह से ट्रंप की कोशिश ये है कि दुनिया भर के शेयर बाजार गिरे ही रहें, ताकि लोग जो हैं जहां जहां इनकी लायबिलिटीज खड़ी हो रही हैं वो लोग ऐसा ना हो कि अपने पैसे मांगे। ऐसा कुछ है क्या? बहुत सारी थ्योरीज हैं इसके पीछे। बहुत सारी थ्योरी चल रही है, पर यह सच है कि अमेरिका की जो आर्थिक हालत है वो बहुत अच्छी नहीं है। अच्छा, जबकि वो दिखाई जा रही है कि वो बहुत अच्छी है। एवरीथिंग इज, हम अंग्रेजी बोलते हैं हंकी डोरी, तो एवरीथिंग इज नॉट हंकी डोरी, क्योंकि 1.8% वो जीडीपी बता रहे हैं अपनी। पर मेरी अपनी कैलकुलेशंस कहती है कि ये कुछ ऐसा ही है कि मेरे सर दर्द हो रहा है, बदन टूट रहा है, शरीर गर्म है और मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा,
और चक्कर आ रहे हैं, पर बुखार मेरा नॉर्मल है। तो आप ये बातें दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी लगती हैं। अब वो कहते हैं हमारी शेयर मार्केट ऊपर जा रही है, हमारी इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, हमारे यहाँ निवेश बहुत आ रहा है, पर जीडीपी तो कुछ और बता रही है। और आपका जो कर्ज है वो क्यों लगातार फिर बढ़ रहा है, क्यों आप उस कर्ज को नहीं संभाल पा रहे हैं? तो एक तो जियोपॉलिटिकल कारणों से, और एक ये जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है उसकी हालत कमजोर होने से इस मंदी के संकेत मिल रहे हैं। और वैश्विक अर्थव्यवस्था अभी भी 2.5% से बढ़ना को बहुत अच्छी हेल्दी परसेंटेज नहीं है। और यूरोप की तो बहुत सारी अर्थव्यवस्थाएं ऑलरेडी रिसेशन में हैं। हम यूके की बात करें, हम फ्रांस की बात करें, कोई 0.5%, कोई 0.8%, कोई 1%, ये कोई जीडीपी की रफ्तार थोड़ी ना होती है। ये तो ऐसा पता लग रहा है कि आपने जबरदस्ती उसको पॉजिटिव में रखा हुआ है। और कई दफे आप देखिए, आपकी इकोनॉमी है, चाइना के लिए तो पहले ही कहा जाता था कि नंबर्स फच्ड होते हैं, नंबर्स सही नहीं दिखलाए जाते हैं, मेड इन चाइना, नंबर्स भी मेड इन चाइना। और अमेरिका में तो 2026 में मिड टर्म इलेक्शंस हैं। तो अगर आपको लगता है अगर वो दिखाएंगे कि अब मेरी इकोनॉमी रिसेशन में है तो उनको वोट मिल जाएंगे। अभी तो डोनाल्ड ट्रंप न जाने क्या क्या कोशिश करेंगे 2026 तक, इसका भी बहुत बार अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि मैं बार बार एक चीज कहूंगा, मैं शरद सर को, आई ट्रूली सर रिस्पेक्ट यू अ लॉट शरद सर, क्योंकि आप ड्रामेटिक वे में किसी रिकॉर्डिंग में दिखाने के लिए कोई सेंसेशन नहीं बताते, बल्कि आप असल जड़ तक जा करके किसी रूट कॉज को ढूंढने की आप कोशिश करते हैं। अच्छा, चूंकि आपने मंदी की आहट की बात बताई, हम हिंदुस्तानी इसलिए भी बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं क्योंकि भारत ने हमेशा ही रेजिलियंस दिखाया है। वो लीमन ब्रदर्स वाले टाइम में भी भारत ने रेजिलियंस, यानी भारत में एक प्रतिरोधक क्षमता है कि अगर मुश्किल आ रही है व्यापार में, इकोनॉमी में, बिजनेस में, तो हम संभल जाते हैं और संभाल लेते हैं। महामंदी के टाइम में भी इन सभी के बीच में कुछ पॉजिटिव बात भी करें। क्योंकि मैंने कहा था ना कि एसेट क्लास में मैं कुछ नएपन के साथ भी बात करूंगा, तब थोड़ी सी नई बात होगी। इन्वेस्टमेंट में अभी तक क्या है, एसआईपी, एसडब्ल्यूपी, भाई म्यूचुअल फंड की बात होती रही है, लेकिन मैंने कुछ चीजें देखी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी आपको एक नया मौका देने जा रही है नेशनल हाईवे में इन्वेस्ट करने का। ये रिट के जरिए, यानी राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, सेबी की मंजूरी मिल गई है। म्यूचुअल फंड की तरह इन्वेस्टमेंट होगा। टोल टैक्स से जितना सरकार कमाएगी उसका एक निश्चित हिस्सा आपको भी मिलेगा, और ये निश्चित हिस्सा जो है ये एफडी वाली आलसी कमाई से कहीं ज्यादा बेहतर हो सकता है। क्या इसे लेकर के मैं पॉजिटिवली इंतजार करूं कि इसका आईपीओ कब आने वाला है? बिल्कुल, और इससे मिलते जुलते दो प्रोडक्ट्स तो पहले ही हैं, हम उसका पहले जिक्र भी कर चुके हैं, जिसको हम रीट और इनवेट कहते हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। उसी का ये एक भाई बंधु निकाला जा रहा है। अच्छा, जिससे कि सीधा आपको हाईवे से होने वाली कमाई का हिस्सेदारी आपको दी जा सके अगर आप उसमें निवेश करते हैं। बहुत अच्छा है, मुझे लग रहा है जिस प्रकार से हाईवेज का इस्तेमाल बढ़ रहा है, और लोग टोल को लेके बहुत ट्रोलिंग होती थी सरकार की, टोल की वजह से ट्रोलिंग होती थी हाईवे मिनिस्ट्री की कि भाई 500-500, 600 रुपए हमें 250-300 किलोमीटर की जर्नी में हमारे खर्च हो जाते हैं, आपने सड़कें ठीक करी पर हमारी जेब पे भार पड़ गया। फास्टैग के भी रूल्स चेंज किए गए, और अभी तक क्यूइंग अभी भी हो रही है टोल्स पे, टाइम बर्बाद हो रहा है वगैरह वगैरह। हालांकि उसको दूर करने के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। नितिन गडकरी साहब की अगर बयान सुने तो उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि 2026 के अंत तक ये टोल्स खत्म हो जाएंगे। जो RFID सिस्टम होता है, जो ऊपर से रीड करके, जैसे विदेशों में होता है कि आपकी गाड़ी स्मूथली चलती जा रही है और जहाँ टोल कटना है वो अपने आप ऊपर से उसके जरिए कट जाता है, तो वो आ जाएगा। पर मुझे लगता है बहुत अच्छा ये निवेश का होगा। और हालांकि मैं ये साथ में जोड़ना चाहूँगा राशिद के थोड़ा सा टाइम टेस्टिंग इसकी ज़रूरी होगी। अच्छा, क्योंकि इसकी ROI कितनी आ रही है ये देखनी होगी कि आप जितना, मान लीजिए आप 1 लाख निवेश कर रहे हैं तो आपको क्या 8-10 हज़ार रुपए साल का मिल रहा है या उससे ज़्यादा मिल रहा है, ये थोड़ा सा हमें इसमें देखना पड़ेगा। अच्छा, चूंकि अमेरिका को लेकर के और पूरी दुनिया को लेकर के बहुत अलार्मिंग सिचुएशन आप बता रहे हैं, तो क्या मुझे अपनी स्ट्रेटेजी में दलाल स्ट्रीट के साथ में थोड़ा सा वॉल स्ट्रीट इन्वेस्टमेंट भी सोचना चाहिए? वॉल स्ट्रीट इन्वेस्टमेंट राशिद हर किसी के लिए इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि वो टिकट साइज भी बड़ा होता है। टिकट साइज बड़ा होता है, वहाँ पर शेयर्स की कीमतें ज़्यादा हैं। दूसरा, उसमें फॉरेन एक्सचेंज इन्वॉल्व होता है। हालांकि भारत में भी अब कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको भारतीय रुपए में वहाँ का मौका दे सकते हैं,
कर सकते हैं आप, पर क्योंकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था थोड़ी सी मुझे बहुत कॉन्फिडेंट मैं नहीं हूँ उसके बारे में, तो दूर रहे तो बेहतर है। थोड़ा सा ये जो अगर ये तूफान आना है तो आ जाए, फिर तब आप एंटर करें, जब वो रिकवरी मोड में हो तब एंटर करें तो बेहतर रहेगा। सर धुरंधर देखी आपने? हाँ मैंने देखी। वो अक्षय खन्ना का रोल आपको भी भाया होगा, जिसे लेकर के लोग अब कह रहे हैं कि क्या कमाल का कमबैक था। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि आप इन्वेस्टमेंट के भी धुरंधर अगर आपको बनना है तो फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में नजर बना करके रखिए कि स्मॉल कैप कहां पर जा रहा है, लार्ज कैप कहां पर खड़ा है, फ्लेक्सी कैप कहां पर है। तो ये धुरंधर वाले रहमान डकैत के रोल में आप किस 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 सेक्शन और किस वर्टिकल को देखते हैं? देखिए, मैं आपने वर्टिकल का पूछा या सेक्टर्स का पूछा। सेक्टर्स में तो मैं डिफेंस से जुड़े, स्पेस से जुड़े, रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े, एफएमसीजी से जुड़े, इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़े सेक्टर्स को मैं हमेशा ऊपर रखता हूँ। पर इसमें भी राशिद क्या है कि कंपनीज का जो चयन है वो बहुत ज़रूरी है। मैंने देखा लोग ये सेक्टर्स चूज कर भी लेते हैं तो कंपनीज का चयन में मात खा जाते हैं। तो कंपनीज के चयन में मैंने एक बड़ा अच्छा उसका फॉर्मूला निकाला है राशिद, कि कंपनीज का चयन कैसे किया जाए, और मैं आपके सारे सवाल उसी में आ जाएंगे, जवाब आ जाएगा। तो लड़की देखने जाते हैं ना, अरेंज मैरिज जब होती है, लव मैरिज की मैं बात नहीं करता हूँ, तो दो दिलों का मिलन है, उसमें कुछ ज़्यादा देखा नहीं जाता है कमियों। इनफैक्ट लव मैरिज का मतलब ही है कि कमियों को स्वीकार कर लेना। पर जब अरेंज मैरिज होती है तो क्या देखते हैं उसमें, बताइए। मैं बताता हूँ क्या देखते हैं। घर वाले कैसे हैं, घर वाले कैसे हैं, समाज में इनकी कितनी इज्जत है, लड़का लड़की कितने पढ़े लिखे हैं, लड़का लड़की कितना कमाते हैं, देखने में कैसे हैं, इनका फ्यूचर कैसा है, कि आगे कुछ तरक्की की कुछ गुंजाइश है कि नहीं है, शारीरिक रूप से ठीक है ना, कोई इन पे मुकदमा तो नहीं चल रहा। बस इसी को कंपनी पे ले आइए। अब आप कंपनी चूज कर रहे हैं ना, सोच लीजिए लड़का लड़की चूज कर रहे हैं, इनका बैकग्राउंड प्रमोटर्स का कैसा है, इनके ऊपर कोई केस तो नहीं चल रहे हैं, ये लोगों का परफॉर्मेंस कैसा रहा है पिछले 1-1.5 साल में, और इस कंपनी की पोजीशन ओवरऑल सेक्टर में कैसी है, सामाजिक पोजीशन इसकी कैसी है, और इसके ऊपर कल को कोई तोहमत तो नहीं लगने वाली है। तो अगर आप जितनी मेहनत आप अपना जीवन साथी चुनने में करते हैं, अगर उतनी मेहनत उस कंपनी को चुनने में कर दें जो कि आपके जीवन साथी जितना साथ तो नहीं निभाएगी पर फिर भी 10-15 साल आपके साथ रहेगी, तो मजे आ जाए, फिर तो मैं समझता हूँ कभी गलत नहीं होगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, सिंस आई एम ऑल्सो प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी में जब मैं पढ़ाता हूँ तो कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि सर हमें नौकरी नहीं करनी, और सच बता रहा हूँ सर 70% बल्कि इससे कहीं ज्यादा उनका ये कहना है कि हमें मालिक बनना है, यानी एंटरप्रेन्योरशिप में हमें जाना है जी। लेकिन स्टार्टअप्स को लेकर के पूरी तरह उनका कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होता। और मुझे ये लगा कि जरा इस ट्रेंड को समझना मुझे चाहिए आईआईटी और आईआईएम्स के जरिए। सर आई वाज रियली शॉक्ड, पिछले 5 साल में आईआईटी और आईआईएम्स में 13 से 14 हजार ड्रॉप आउट्स हैं, और ये ड्रॉप आउट्स इस ख्वाब के साथ में है कि भाई हम कल को अपना धंधा करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप हमारी होगी और हम लोगों को नौकरियां देंगे। ऐसी यंग जनरेशन के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? बहुत उम्दा सोच है, मैं तुम्हें ये कहूँगा बहुत अच्छा। अगर आप, मैं खुद इस बात को, इसके डूज एंड डोंट्स क्या होने चाहिए सर? मैं खुद इस बात की वकालत करता हूँ। डूज एंड डोंट्स से होने चाहिए कि पहले डूज की बात करें तो आपका, देखिए एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आपको बहुत कंसिस्टेंट होना पड़ता है। जो आजकल की जनरेशन है उससे मुझे एक छोटी सी शिकायत है, मिलेनियल्स है या जो जेन जी है, शिकायत ये है कि उनमें थोड़ी सी पेशेंस का जो स्टॉक है वो कम है, और जबकि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आपको पेशेंस चाहिए। किसी 1 साल या किसी 6 महीने की परफॉर्मेंस के बेसिस पे आप पूरे जीवन का निर्णय ले लेते हैं। बिल्कुल सच बात है। जबकि एंटरप्रेन्योरशिप में उसी ने कमाया जिसने टिक के उसको किया। किसी 1 साल को आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए। अगर आप 10 साल एंटरप्रेन्योर रहे तो ये देखिए कि आपने 10 साल में क्या पाया। ईयर 2 में ये था, ईयर 3 में नीचे था, ईयर 4 ऊंचे था, ईयर 5 बिल्कुल बेकार था, ईयर 6 कोविड आ गया था, ईयर 7 में दूसरा कोविड आ गया था। मुझे लगता है इस तरीके से नहीं देखना चाहिए। आपको एंटरप्रेन्योरशिप को लॉन्ग टर्म में देखना चाहिए। तो डूज हैं कंसिस्टेंसी, परसेवरेंस, आपके अंदर झेलने की कैपेसिटी बहुत होनी चाहिए। कदम कदम पर बेइज्जती सहनी पड़ सकती है, कदम कदम पर नाकामयाबी आपके दरवाजा खटखटा सकती है। तो इन सब चीजों को जब आप ओवरकम कर लेंगे तब आप अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। और
ये मैं किताबी बातें नहीं कर रहा हूँ। आप अगर बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स की स्टोरीज पढ़ेंगे, धीरू भाई अंबानी हैं, साइकिल पे लेके कैन में पेट्रोल बेचा करते थे, आज उन्हीं के बेटे 50 कारों की एंटावरेज चलती है वहां पर उनके आगे पीछे। तो आप देखिए कि आप जब कोई चीज टिक के करेंगे और पूरी कमिटमेंट के, तो मुझे लगता है कि डूज में सबसे बड़ा जो डू है वो कमिटमेंट है। कि आप नौकरी के लिए कमिटमेंट कहां से आ जाता है, आता है कि नहीं आता, क्योंकि आपको पता है कि महीने के बाद पे चेक मिलना है, तो जो बॉस ने कहा है वो करना पड़ेगा। ठीक बात तो है। इसी को अगर आप अपने बिजनेस के लिए करें तो वो सबसे बड़ा। और डोंट में ये है कि किसी दूसरे की कोठी देख के अपनी झोपड़ी में आग ना लगा दें। आजकल सबसे बड़ी समस्या एंटरप्रेन्योर्स के साथ है कि वो कर रहा है तो हम भी यही करेंगे, ये तो है ही है। दूसरे के अपने दुख से ज्यादा दूसरे के सुख से दुखी हो जाते हैं और इस चक्कर में अपनी झोपड़ी पे आग लगा देते हैं कि दूसरा। और मैंने तो मुझसे किसी ने पूछा, राशिद भाई, के अमीर बनने के लिए लोग जनरली पूछते हैं भाई अमीर बनना है तो क्या इसके फॉर्मूले हैं, ये तो उसमें से एक जो चीज मैंने बताई वो ये बताई कि अपने पीयर से ईर्ष्या मत करिए। अगर आपको अमीर लोगों से दोस्ती करने को मिल रही है, मैं एंटरप्रेन्योर्स के लिए कह रहा हूं, तो कर लीजिए। जनरली क्या होता है, दोस्त, अरे भाई तुम तो कहाँ यार, हम कहाँ, अरे भैया तुम तो बड़े आदमी हो। मुझे लगता है ये जो अप्रोच है गलत है। आपको अगर वो दोस्ती करने का हाथ बढ़ा रहे हैं तो आप दोस्ती करिए, क्योंकि अगर आप उनसे दोस्ती कर लेंगे तो कभी ना कभी आपको वो गुर सिखा जाएंगे। मैं अपनी जिंदगी की एक ऐसी कहानी सुनाता हूं आपको जो आपसे जुड़ी है जी, गौर से सुनिएगा सर। और ये रिटोरिक्स में नहीं है, मैं किसी मेटाफर का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं जी, दिस इज अ ट्रूथ। मैं सच स्टोरी बता रहा हूं आपको। एक मेरे अपने बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो बिजनेसमैन है और मैं नौकरी पेशा जी। भाई ऑब्वियस है कि 20 तारीख या 25 तारीख तक मेरे सामने एक चैलेंज आ जाता है कि भाई तनख्वाह खत्म हो जाती है, लेकिन उनके सामने ये चैलेंज नहीं होता। तो मैं उनसे बार बार कहता हूं कि आप में इतना रिस्क एपेटाइट भी है, इतना नुकसान में भी रहते हैं, मुझे पता है भाई, लेकिन मैं एक बार सैलरी खत्म होने वाली होती है, मुझे पैनिक सिचुएशन सी आ जाती है शरद सर। तो मैंने उनसे कहा कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि इसका एक ही आंसर है और वो है वेल्दी माइंडसेट। मैंने कहा ये क्या होता है, तो जानते हैं उन्होंने कहा कि बहुत इंटरव्यूज आप करते हैं, उसी में से एक इंटरव्यू मैंने शरद कोहली का देखा है। जब कभी अगला इंटरव्यू आप करें तो उनसे पूछिएगा कि वेल्दी माइंडसेट क्या होता है, आपको अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। बिल्कुल, वेल्दी माइंडसेट का मतलब यही है जो मैं आपको बता रहा हूं कि वेल्दी माइंडसेट जो मैंने आपको अभी चीज बताई कि आपको अगर अपने से अमीर कोई दोस्त मिला है और वो आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है तो 99% लोग उससे ईर्ष्या करके पीछे हट जाते हैं। अरे भाई ये तो बड़े आदमी हैं। ये जो शब्द है ये आपको उससे दूर ले जाएगा। अगर आप उससे दोस्ती कर लेते हैं तो मैं यकीनन कह सकता हूं वो आपको वो गुर सिखा जाएगा, अच्छा, जिस गुर ने उसको अमीर बनाया। तो ये तो तभी सीखेंगे ना जब आप अगर आप उससे ईर्ष्या करने लगेंगे। तो अपने से अमीर से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, उनसे सीखने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये एंटरप्रेन्योर में क्या होता है कि उनको जल्द ही अपने से बड़े बिजनेसेस मिल जाते हैं देखने के लिए। तो वो अपने, उसको हम हिंदी में बोलते हैं हीन भावना। you start looking down at yourself, you become pessimistic about yourself कि यार उन्होंने तो, हम तो इतने साल के थे तो हम तो इतना नहीं कमाए, इन्होंने तो कमा लिया। तो मुझे लगता है दूसरों को देख के आपका अपना उत्साह कम हो जाता है। ये सबसे बड़ा डोंट है। अगर आप अपने काम को, अपने ही काम पे विश्वास रख के आगे बढ़ते रहे, दूसरे को मत देखें, तो आप स्वतः अपने आप उस मकाम पे एक दिन पहुंच जाएंगे। पर इस मकाम तक पहुंचने में आपको जो दिक्कत आएंगी वो ये आएंगी क्योंकि आप दूसरों को ज्यादा देख रहे हैं, अपने को कम देख रहे हैं। ये सबसे बड़ा डोंट, जो मैं, बहुत सारे डोंट है पर क्योंकि बहुत वो लंबा विषय हो जाएगा, पर सबसे बड़ा डोंट आपने पूछा तो ये। कुछ चीजें दोस्तों याद रखिएगा कि ये सारे थंब रूल्स जो शरद सर बता रहे हैं ये और कोई नहीं बताने वाला, क्योंकि बाकी जगह शायद थंबनेल डिजाइन करके ये आ जाएगा कि कैसे बने अमीर, कैसे कमाए पैसा, लेकिन यहां पर जो बात हो रही है ना, ये बहुत सच्ची बात हो रही है, बहुत सटीक बात हो रही है, और वो जो आपकी जिंदगी को बदल करके रख देगी। और ये कोई बहुत बड़ा करिश्मा नहीं है सर, क्योंकि कंक्लूडिंग पार्ट की तरफ हम धीरे धीरे करके बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में अब एसेट एलोकेशन की बात ना करूं तो शायद हमारा इंटरव्यू अधूरा रह जाएगा। गोल्ड, सिल्वर, इक्विटी, डेट, इंटरनेशनल इक्विटी और बल्कि क्रिप्टो को भी मैं रख देता हूं, या और कोई अगर एसेट क्लास बचता है तो प्लीज आप रखिएगा। एसेट को कैसे बैलेंस करें, कितने दिन के बाद में रीबैलेंस करें, कितने दिन के बाद में री इवैल्यूएट करें, ये राशिद एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अच्छा, आपको आपके पैसे के लिए काम करते रहना पड़ेगा।
आप अपने पैसे को लावारिस नहीं छोड़ सकते। अच्छा। तो अगर आप ये सोचते हैं कि कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसको करके मैं बिल्कुल उस पर ध्यान ना दूं, तो ये सही नहीं है। अच्छा। आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है तो आप उसका ख्याल रखिए। तो जब जरूरत हो तो उसको स्विच करिए। आपको लग रहा है कि जैसे मैंने अभी कहा, गोल्ड के बारे में बात कर रहे थे कि भाई जब सेंट्रल बैंक्स बेचना शुरू करें, अब आप तो सोए हुए हैं निवेश करके कि भाई हमें तो कोई लेना देना ही नहीं है मुझे। हालांकि मैं बोलता हूँ कि सोने को लेके सो जाइए, पर सो जाइएगा ये मतलब कतई नहीं है कि आप जो दुनिया भर में हो रहा है उस पर नजर हटा लीजिए। तो जैसे ही आपको लगे सेंट्रल बैंक बेच रहे हैं तो आप फटाफट अपने सोने और चांदी के पोर्टफोलियो को लिक्विडेट करके कर दें। अच्छा। शेयर मार्केट में जो आपने किया हुआ है तो दुनिया भर की शेयर मार्केट्स पर नजर रखिए। अगर आपको लग रहा है कि जिस मंदी की मैंने बात करी, हालांकि मैं ये कहते टाइम जब मैंने मंदी की बात करी राशिद, तो साथ में जोड़ना चाहूँगा कि मैं चाहूँगा कि मेरी ये भविष्यवाणी गलत हो जाए, क्योंकि मंदी अच्छी चीज़ नहीं है। मंदी लोगों की नौकरी खा जाती है, मंदी लोगों को गरीब बना देती है। तो मैं चाहूँगा दिल से कि जो मैं कह रहा हूँ वो गलत हो जाए, पर काश मेरे कहने से गलत या सही होता। ऐसा नहीं होता है। अगर आहट सुनाई देती है तो आपको शेयर मार्केट से भी एग्जिट कर जाना चाहिए। प्रॉफिट बुक करके, भले ही कम प्रॉफिट हो रहा हो, आप उसमें से एग्जिट कर जाइए। तो निवेश जहां जहां भी आपने कर रखा है उस पर लगातार नजर बनाए रखिए। अगर आप स्वयं नहीं कर सकते हैं तो किसी एक्सपर्ट को इसके लिए अपॉइंट कर दीजिए। अच्छा। जो आपके निवेश पर नजर बना के रखे और आपको रेड फ्लैग दिखाता रहे, यानी कि जहां जहां भी उसको लगे कि अब साहब इसमें से लो, तो वो आपको अलर्ट भेजता रहेगा। इसीलिए किसी इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल एडवाइजर की निगरानी में रहना जरूरी होता है कि आपको वो, क्योंकि आप अपने काम में इतने मशरूफ रहेंगे कि आपके लिए कई बार इतना समय निकालना पॉसिबल नहीं होता कि मैं अमेरिका का फेडरल रिजर्व कब अपने सोने के भंडार बेचने शुरू करने लगा है। अब कई दफे तो राष्ट्रवादी राशिद का चैनल देखने का समय नहीं मिलता है, तो फिर कैसे आप ये खबरें निकालेंगे, कहाँ से आप ये चर्चा को निकालेंगे, कहाँ से आपको ये संकेत मिलेंगे। तो मुझे लगता है यू कैन डिपेंड ऑन एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, फाइनेंशियल, जो आपकी निवेश के ऊपर मॉनिटर करके रखे और आपको वो रेड फ्लैग रेस कर दे। तो यही एक तरीका है। पूरी तरह से भूल जाना भी नहीं है और लगातार उस पर नजर रखना है। आखिर आपने इस पैसे को खून पसीने से कमाया था, तो खून पसीने की कमाई को इस तरीके से लावारिस छोड़ देना ठीक है। ठीक है। एक बीच में शब्द आपने इस्तेमाल किया ना, फोमो। एक फोमो प्रॉपर्टी मार्केट, रियल एस्टेट मार्केट को भी लेकर के क्रिएट किया जाता है कि अगर अभी इन्वेस्ट नहीं किया, समझ लो तुम्हारे सामने से गाड़ी निकल जाएगी, वक्त निकल गया। और ये बिल्डर्स, डेवलपर्स बहुत हद तक करने की कोशिश करते हैं। प्रॉपर्टी मार्केट किस जगह पर रुका हुआ आप देख रहे हैं? रुका हुआ मैं क्यों कह रहा हूं, पिछले 6 महीने से काफी हद तक जो रेट्स हैं दिल्ली एनसीआर और टियर 2 में भी बिल्कुल स्टक किस्म के नजर आ रहे हैं। तो यहां से जो गाड़ी जाएगी कहां आगे बढ़ेगी? और प्रॉपर्टी मार्केट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के लिए आप क्या सजेशन देंगे? देखिए, प्रॉपर्टी मार्केट में कैरेक्टरिस्टिक होता है कि जब वो बढ़ती है तो वो दिखती है बढ़ती हुई। आप लेने गए कल को 1 करोड़ का था, फिर 1.25 करोड़ का हो गया, फिर लेने गए 1.5 करोड़ का हो गया, फिर 2 करोड़ का हो गया। पर जब प्रॉपर्टी मार्केट गिरती है तो बहुत शांति से गिरती है। उठती है तो बहुत हल्ला मचता है। लोग बताते हैं भाई अभी तो हम गए थे पिछले साल लेने 1.5 करोड़ का था यार, अब ये इस साल ये इसको 2 करोड़ का बोल रहा है। बहुत हल्ला मचता है सब। पर जब गिरती है तो उसके गिरने का एक सिम्टम होता है कि पहले वो प्लेटो हो जाती है। ओके। यानी कि उसकी प्राइसेस स्थिर हो जाती है। तो यानी कि प्रॉपर्टी मार्केट ऐसे जाती है, फिर प्लेटो हो जाती है और फिर उसके बाद नीचे जाती है। अच्छा। तो ये जो प्रॉपर्टी प्राइसेस का स्थिर होना इशारा कर रहा है, प्लेटो है, कि ये अब नीचे जा सकती है। अच्छा। तो यही प्रॉपर्टी मार्केट का तरीका यही है, ये ऐसे नहीं चलती है। अच्छा, ओके। यानी कि ऊपर गई और फिर नीचे, ऐसे नहीं होता। प्रॉपर्टी मार्केट ऐसे जाएगी, फिर प्लेटो होगी और फिर नीचे जाएगी, क्योंकि वो स्लो होती है मार्केट। उसमें पैसा निकालना, प्रॉपर्टी खरीदना और प्रॉपर्टी बेचना एक स्लो प्रोसेस है। अच्छा। आप ये नहीं कि अभी 2 बजे प्रॉपर्टी ली 3 बजे बेच दी, जैसे आप शेयर्स में करते हैं या गोल्ड में ही करते हैं, अगले दिन बेच दी। प्रॉपर्टी बेचने में वक्त लगता है, कई बार महीनों लग जाते हैं, कई बार सालों भी लग जाते हैं। आप किसी प्रॉपर्टी में फंस जाते हैं, तो इसलिए प्रॉपर्टी मार्केट का रिएक्शन स्लो होता है। पर ऐसा नजर आ रहा है टियर 1 सिटीज में इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, ट्रैफिक की वजह से, पानी की क्वालिटी की वजह से और स्ट्रेस की वजह से लोग टियर 2, टियर 3 सिटीज की तरफ अब जाना चाहते हैं। अच्छा। तो जब लोग जाएंगे तो लाजमी बात है कि प्रॉपर्टी मार्केट अपने आप जो है वहां की तरफ मूव होगी। तो ये मुझे लगता है कि प्रॉपर्टी मार्केट को हमें 2 हिस्सों में देखना चाहिए। पहला हिस्सा है टियर 1 सिटीज का
और दूसरा हिस्सा टीयर 2, तो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज की तरफ। और अगर हम जैसे एग्जांपल के तौर पे हम दिल्ली एनसीआर की बात करें, तो जो पोल्यूशन ने इस बार मंजर दिखाया है, मुझे लगता है उसको लेके बहुत सारे लोगों से, मैं तो हजारों लोगों से मिलता हूँ महीने में, बहुत सारे लोग अब सोच रहे हैं कि यहाँ से अगला सीजन हम दिल्ली में नहीं बिताएंगे। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, अफोर्ड क्या कर सकते हैं, अगर आपका कामकाज ऐसा है या पारिवारिक सिचुएशन ऐसी है कि आप किसी दूसरी जगह से भी उतना ही जी सकते हैं जैसे आप जी रहे हैं, तो वो सोचते हैं कि यहाँ से निकल जाना अच्छा है। अच्छा। तो मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे ये लोग निकलेंगे तो आपको टीयर 2 टीयर 3 सिटीज की प्राइसेस बढ़ती हुई दिखेगी। ये बात और है कि वहाँ भी एक वक्त में फिर ऐसे ही पोल्यूशन हो जाएगा जैसे दिल्ली में आपको देखने को मिल रहा है। वो खैर वो बात की बात। सिर्फ 5 मिनट आपका और लूंगा, और मैं कभी भी इस बात को नहीं भूलता कि मैं एक इकोनॉमिस्ट से भी बात कर रहा हूं, एक ऐसे अर्थशास्त्री जिन्होंने सालों तक कितनी सरकारों को सजेशंस भी दिए और आज भी देते चले आ रहे हैं। तो इकोनॉमिस्ट से अगर मैं बात कर रहा हूं और एक ऐसे वक्त में बात कर रहा हूं जबकि बजट आने वाला है, देश की इकोनॉमी कहां पर है ये तो आप बताएं ही। देश का 80वां बजट भी बस चंद दिनों के बाद में आएगा और निर्मला सीतारमण का लगातार 8वां बजट होगा। इस बजट से आपकी उम्मीदें क्या हैं? हालांकि पिछली बार टैक्सेशन को लेकर के बहुत बड़े चेंजेस हुए थे, इनकम टैक्स भरने वालों के लिए कई बड़े बड़े डिसीजंस हुए थे, तो आपको इस बार क्या लगता है कि प्रो पॉपुलिस्ट होगा, जनता के लिए किस तरह के फैसले हो सकते हैं? मुझे लगता है सरकार विदाउट साउंडिंग पॉलिटिकल, मैं राजनीति से नहीं आता हूँ और सही को सही और गलत को गलत बोलता हूँ मैं, आई एम नॉट वन ऑफ दोस, पर मुझे लगता है इस सरकार की जो मंशा रही है, जो इंटेंशन रही है, वो प्रो रिफॉर्म और प्रो डेवलपमेंट रही है। ये तो हम सबको देखने को मिलता है। अब वो इलेक्शन जीतते गए, इस वजह से जीतते गए या किसी और वजह से जीतते गए, ये एक राजनीतिक मुद्दा है जो कि मेरा विषय नहीं है। तो मुझे लगता है बजट प्रो डेवलपमेंट ही होगा। और अच्छा। जो विकसित भारत का जो नारा दिया हुआ है 2047 का, अब उसमें 22 साल बचे हैं, बल्कि 21 साल बचे हैं। तो जैसे जैसे ये जो अब में और 2047 में गैप कम होगा, तो रफ्तार देनी पड़ेगी। विकसित भारत का मतलब क्या है? विकसित भारत का मतलब है कि गरीब ना के बराबर हो, कृषि समस्याएं ना के बराबर हो, अमीरी और गरीबी का गड्ढा इतना गहरा ना दिखाई दे, बेरोजगारी ना के बराबर हो। मैं ना के बराबर, मैं आपने देखा होगा ये शब्द इस्तेमाल नहीं करा कि नहीं हो, क्योंकि ये आपको अमेरिका में भी देखने को मिलती है। मैंने लोगों को सड़कों पर यूके और अमेरिका में भी भीख मांगते देखा है, तो इसलिए मैं ना के बराबर शब्द इस्तेमाल करता हूँ। तो ये जो सब समस्याएं ना के बराबर हो, तो मुझे लग रहा है बजट 2026 क्या राशन, आने वाले भी जितने बजट्स होंगे इस सरकार के, जब दूसरी सरकार कभी आएगी तो उस पर दोबारा सोचेगी क्या करना है, फिलहाल हम वहां नहीं जाते, तो वो ग्रोथ ओरिएंटेड ही होंगे। तो टैक्स रिफॉर्म्स मुझे लगता है एक ऑनगोइंग प्रक्रिया है, आपको आगे भी ये देखने। लेकिन सर उससे पहले, बजट से पहले एक झटका मिल गया है और वो है रेल टिकट किराया में बढ़ोतरी का, जिसकी हिम्मत लालू प्रसाद यादव नहीं कर पाए, जिसकी हिम्मत ममता बनर्जी नहीं कर पाई। कहते तो ये हैं कि जिसकी हिम्मत दिनेश त्रिवेदी ने यूपीए के टाइम में करने की कोशिश की, उन्हें अपनी कुर्सी तक भी गवा देनी पड़ी थी। ये सही बात है, पर मुझे लगता है कि इनको, सरकार को ऐसा लगता था कि रेल किराया बहुत सालों से नहीं बढ़ा है और कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग, कॉस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, और सरकार का ये कहना है कि जो हम रेलवे पर अपग्रेडेशन और मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं, रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट की झलक दी जा रही है, तो उनका ये कहना है कि ये बिना इसको पैसा रेवेन्यू बढ़ाए ये हो नहीं सकता। अगर रेलवे घाटे का सौदा रहेगा तो इसकी मॉडर्नाइजेशन बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इस बात को लेके किया गया है। अब बाकी देखिए, जहाँ राजनीति की बात आती है तो मेरा राजनीति इलाका नहीं है। अब ये सरकार जब कीमतें बढ़ाएगी तो लोगों को चुभेगा तो है, वो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब जो चुभेगा, इस चुभन को वो कैसे निकालते हैं, ये मुझे लगता है इलेक्शन में पता। तो बजट में जो बर्छियां चलेंगी उसके बाद भी आपसे बात होगी। अंत में हमेशा की तरह रैपिड फायर राउंड आपके साथ में, मैं बहुत जल्दी सवाल और बहुत जल्दी हम जवाब ले लेंगे। सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि इन्वेस्टमेंट की कौन सी 3 गलतियां होती हैं जिनसे बचने की जरूरत है? सबसे पहली गलती कि आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करते हैं। दूसरी गलती कि आपको ये नहीं पता होता कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। तीसरी गलती कि आप इन्वेस्टमेंट के लिए जो पैसा चाहिए होता है उस पैसे को पहले तो जोड़ते ही नहीं है। 3 गलतियां मुझे लगता है सबसे ज्यादा लोग करते हैं। बाकी गलतियों की लिस्ट फेरिस्त बहुत लंबी है। अगर मेरे पास 1000 रुपए, जो शुरू में आपने बात की थी कि अगर मैं 1000 रुपए बचा लेता हूं तो 1000 रुपए में मेरी इन्वेस्टमेंट गोल्ड, सिल्वर,
SIP या बाकी एसेट क्लास में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए? 20% FD में, 20% शेयर मार्केट में, 20% म्यूचुअल फंड में, 20% गोल्ड और सिल्वर मिला के और 20% रियल एस्टेट। म्यूचुअल फंड की आपने बात की, चूंकि एक एसेट क्लास क्रिप्टो भी है और कई लोग ये सजेशन देते हैं कि क्रिप्टो में SIP कर लो, ये ठीक है या नहीं? मैं क्रिप्टो के फेवर में नहीं हूं, क्योंकि भारत में ये अभी वैध नहीं है, भारत में लीगल नहीं है। जब तक भारत में लीगल नहीं होता, मैं उस निवेश की सलाह नहीं देता हूं। इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा फोकस होना चाहिए या अर्निंग पे? पहले अर्निंग पे फोकस करेंगे तो आप इन्वेस्ट तो सेविंग्स कर पाएंगे। इन्वेस्टमेंट और अर्निंग के बीच में एक और पड़ाव आता है सेविंग्स का। तो अर्निंग करेंगे तो सेविंग होगा तो इन्वेस्टमेंट होगा। नौकरी पेशा बनना ज्यादा बेहतर होगा या फिर व्यापारी बन जाए, यानी एंटरप्रेन्योर बन जाए? व्यक्तिगत रूप से आप मेरी सलाह ले रहे हैं तो मैं तो हमेशा एंटरप्रेन्योरशिप के फेवर में रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा इसका जवाब एक लाइन फालतू देना चाहूंगा। मुझे लगता है इंसान फितरत से फ्रीडम चाहता है, स्वतंत्रता चाहता है। अगर आपको किसी से पूछ के छुट्टी लेनी पड़े, कई बार तो पूछ के वॉशरूम भी जाना पड़े, तो वो इंसान को पसंद नहीं होता है। तो एंटरप्रेन्योर हैं आप तो आप अपने मालिक हैं, आप जब मर्जी जो मर्जी करिए, जिस दिन छुट्टी लेनी है कोई बहाने मारने की जरूरत नहीं है। तो मैं हमेशा एंटरप्रेन्योरशिप के फेवर, और मुझे लगता है पैसा भी ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स ने कमाया है अगर ओवर पीरियड ऑफ। सोना या चांदी? मैं सोने पर ज्यादा बुलिश हूँ, सोना ज्यादा ठोस नजर आता है मुझे। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप? अ बैलेंस ऑफ ऑल थ्री। SIP, SWP? SWP रिटायरमेंट के लिए, SIP आपके करियर स्टार्ट के लिए। थैंक यू सो मच। और मैंने पिछले इंटरव्यू में भी यही बात पूछी थी, और पिछले इंटरव्यू को मैंने जहां समअप किया था, एक बार उस सवाल को मैं रिपीट जरूर करूंगा, वरना एक भी सवाल हमारे रिपीटिशन में नहीं है। इन्वेस्टमेंट की शरद ऋतु क्या होती है आपके नाम के साथ में? विद ड्यू रिस्पेक्ट, इन्वेस्टमेंट की शरद ऋतु ले आने के तरीके क्या हो सकते हैं? इन्वेस्टमेंट की शरद ऋतु की पहचान कैसे करें? इन्वेस्टमेंट की शरद ऋतु नौकरी पेशा और व्यापारी के लिए कैसे अलग अलग होती है, होनी चाहिए? इन्वेस्टमेंट की शरद ऋतु हमेशा होती है, पर अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एनी टाइम इज अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट। तो ये मैं आपके सारे सवालों को इसी में समाहित करना चाहूँगा। बाकी आपने बहुत सारी चीज़ें पूछ ली जाते जाते, तो कुछ अगली बार के लिए रिजर्व करके रखते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। दोस्तों, इस पूरे इंटरव्यू के दौरान मैं फिर से ये कहना चाहूंगा कि आपको ये नहीं बताया गया कि करोड़पति कैसे बन जाएं या फॉर्मूला क्या होता है। हम बताते भी नहीं, बताएंगे भी नहीं, शुरू में डिस्क्लेमर आ चुका है। दूसरी बात, आप सट्टा कभी भी ना लगाएं। और तीसरी बात यह कि जब भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो डूज से कहीं ज्यादा डोंट्स के बारे में आपको पता रहना चाहिए। मैं खास शुक्रिया अदा करना चाहूंगा शरद सर का कि जुकाम भी हुआ है, गला भी नहीं ठीक है, फिर भी उन्होंने वक्त दिया, और मेरी एक रिक्वेस्ट पर शरद सर ने अपने प्रीशियस शेड्यूल में से टाइम मेरे ही नहीं आपके लिए भी निकाला। आप सभी की तरफ से शरद सर को थैंक यू सो मच। इस उम्मीद के साथ कि आपका आने वाला कल आज से कहीं ज्यादा बेहतर होगा, मुझे इजाजत दीजिए। नमस्ते।